वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। क्वेश्चन का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ का हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे खुद से उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इसीलिए पहले क्वेश्चन का खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख लेना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात था वो 5:1 था, यानी दूध और पानी, इसका अनुपात कितना था 5:1, यानी उसको लिख सकते हैं 5x अनुपात 1x। जब हम इसमें 5 लीटर पानी मिलाएं तो हम केवल किस में करेंगे, 5 में ऐड कर देंगे। 5 यानी पानी में 5 लीटर ऐड कर देते हैं, तब जो अनुपात होता है वो 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2x बराबर x + 5, तो ये x इधर आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 5 लीटर। x बराबर 5 आया तो मिश्रण में दूध का मात्रा पूछा है, तो दूध का मात्रा कितना था 5x, तो x बराबर 5, तो 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, यानी जो दूध का मात्रा था वो 25 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो हुआ इसका बेसिक मेथड। इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जैसे दूध और पानी का जो अनुपात था वो 5:1 था, दूध और पानी का अनुपात 5:1 था, ठीक है। जब हम इसमें 5 लीटर पानी मिला दिए, 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 हो गया। अगर हम पानी मिला रहे हैं, केवल पानी मिला रहे हैं, तो दूध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो केवल पानी मिला रहे हैं। यहाँ पे दूध में वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो पानी में कितना का परिवर्तन हो रहा है, 1 से 2 हो गया, यानी 1 लीटर का परिवर्तन दिख रहा है। और 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 लीटर पानी मिलाए। यहाँ पे 1 का वैल्यू 5 लीटर पानी बोला ना, 5 लीटर पानी मिलाए, तो यहाँ 1 लीटर बढ़ा और हम मिलाए कितना 5, यानी 1 का वैल्यू 5, तो ये प्रारंभ में दूध का मात्रा 5 था, तो 5 का वैल्यू 25, 1 का वैल्यू 5 तो 5 का वैल्यू 25, यानी इसका डायरेक्ट आंसर 25 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 2 और 22 के बीच कौन कौन विषम संख्या आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, ये जाते जाते कहाँ तक जाएगा, 21 तक जाएगा। तो इसका औसत पूछ रहा है। हमेशा बोले जब भी समान संख्या में बढ़े, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, समान इंक्रीजिंग ऑर्डर या एपी में हो, तब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, शुरू का टर्म और लास्ट का टर्म को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 2 का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि होगा, तो इसका जो औसत होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यानी पहला टर्म 3 है और लास्ट टर्म 21 है, यानी 3 + 21/2, यानी 24/2, यानी इसका जो औसत आएगा वो 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। समान संख्या में अगर इंक्रीज हो तो जो औसत होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2, यानी पहला टर्म प्लस अंतिम टर्म बट्टा 2। वह न्यूनतम संख्या जिसे 32,146 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी 32,146 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बने, तो वो न्यूनतम संख्या कौन होगा। सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसको वर्ग जैसे निकालते हैं पहले निकाल लेंगे, और जो शेष बचेगा उसी को घटाना पड़ेगा। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, पहले 2 का पेड़ लगाते हैं अंतिम से, ये 3 को कौन सा संख्या से डिवाइड करेंगे, 1 1 अनेक, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या लेंगे यहाँ भी वही संख्या लिया जाता है और यहाँ भी वही संख्या लिया जाता है, तो 1 1 अनेक आ गया, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे जोड़ा जाता है और यहाँ पे घटाया जाता है, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 221 आ गया। अब हम यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या लेंगे उसको उसी संख्या से गुना करने पर 221 से कम आना चाहिए। तो हम अगर 9 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 लेंगे। 7 अगर हम लेते हैं तो 7 7 49, 4 7 और ये 7 9 14 4 18, तो यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ 3, यानी 32 बचा, यहाँ पे 27 34 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 46 उतर जाएगा। अब यहाँ कौन सा संख्या से लगाएंगे, यानी 9 से लगाएंगे, क्योंकि 9 3 27 के अप्रॉक्स में जा रहा है। अगर हम 9 से लगाएंगे तो 9 9 81 8 और 9 4 36 7 44 4 और 9 3 27 4 31,
यानी अगर इसको घटाने पर कितना शेष आ रहा है 501, यानी 105 शेष आ रहा है। अगर ये शेष नहीं आता तो ये मेरा पूर्ण वर्ग बन जाता, 179 का स्क्वायर हो जाता। इसका मतलब जो 105 शेष आ रहा है वो घटाना पड़ेगा। अगर 105 हम घटा देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी आए तब हम इसी तरह से इसको बना लेंगे, और जो लास्ट में शेष बच जाएगा, जो लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा, वही उसी संख्या को घटाना पड़ेगा। यानी लास्ट में रिमाइंडर 105 आए तो यानी 105 हम लोग घटाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये सवाल है, 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 84 मीटर है। ये एक रोलर है इस तरह से, जिसका रेडियस जो है यानी व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या हो जाएगा। और उसका लंबाई दिया यानी जो हाइट दिया गया लंबाई वो 120 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ज़मीन को समतल करने में रोलर पूरे 500 चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर में जो है ये रोलर एक चक्कर में अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी रोलर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसके बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ज़मीन को समतल करेगा। तो एक चक्कर में जो कितना क्षेत्रफल होगा इसका 2πr/h। ये एक बेलन के आकार का होता है, वो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h, यानी एक चक्कर में कितना ज़मीन को समतल कर देगा 2πr/h, यानी 2 × 22/7। और रेडियस कितना दिया गया 42, और ऊंचाई दिया गया है 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम काटेंगे तो 2 से 6 बार में, और 6 दूना 12 और 12 बार 144, यानी टोटल आ गया 22 × 144 1440। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक चक्कर में वो समतल करेगा। तो पूरे कितना चक्कर लगा रहा है 500 चक्कर। तो एक चक्कर में जब 22 × 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर को समतल करेगा तो 500 चक्कर में कितना समतल करेगा, यानी 500 चक्कर में 500 से गुना कर देंगे, 500 × 22 × 1440, 500 चक्कर में इतना समतल करेगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया है। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 × 5 = 110, और 110 यानी 11 से गुना करेंगे इसको तो 1 5, यानी 11 से गुना करेंगे तो 1 5 8 4, फिर 2 4 0 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, 1 मिनट, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 100 × 100, यानी 1 पे 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे 4 0 आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में टोटल कितना वर्ग मीटर होगा, यानी 4 0 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में जो है 1 पे 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसीलिए अगर इस वर्ग मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 0 हटाना पड़ेगा, यानी 1584 वर्ग मीटर। इसका मतलब इतना भाग को समतल करेगा 1584 वर्ग मीटर को। अगर 1584 वर्ग मीटर को समतल करेगा तो 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा 1.5 रुपया है, तो 1584 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा 1584 × 1.5, यानी इसका जो आधा करेंगे तो 750, यानी 15 7 2200 के लगभग में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 2376 इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक चक्कर में ये कितना दूरी तय करता है 22 × 1440, इतना चक्कर तय करता है। टोटल 500 चक्कर लगाया, इसका मतलब इतना वर्ग सेंटीमीटर को समतल किया। इतना वर्ग सेंटीमीटर में से अगर हम 4 0 हटा देंगे तो 1584 वर्ग मीटर को तय किया, मतलब समतल किया। अगर 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 1.5 रुपये है, तो 1584 वर्ग मीटर का खर्चा 1584 से गुना करेंगे तो 2376 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि मिस्टर दत्ता 3 लाख रुपए के सेवा निर्मित लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः
बैंक में 10% और 6% ब्याज दर पे जमा करता है। यानी 3 लाख रुपया टोटल सेवानिवृत्ति पे था, तो यानी x रुपया मान लेते हैं कि डाकघर में, और बाकी जो 3 लाख में से x बचेगा, 3 लाख में से x रुपया डाकघर में, बाकी जो रुपया बचा वो बैंक में जमा कर दिया। ठीक है। उनकी मासिक आय 2000 रुपया थी, यानी ब्याज, यानी अगर मासिक ब्याज 2000 था तो वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा? वार्षिक ब्याज वो 12 दूना 24,000 हो जाएगा। वार्षिक ब्याज इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो भी दर होता है वो ईयरली काउंट होता है, वार्षिक काउंट होता है, ना कि मासिक काउंट होता है। यहाँ पे जो 10% और 6% दिया गया है ये वार्षिक दिया गया, इसीलिए हमको ब्याज जो निकालना पड़ेगा वो भी वार्षिक निकालना पड़ेगा। अगर एक साल में 2000 रुपये ब्याज मिलता है तो एक महीना में 2000 रुपये ब्याज मिलता है, तो यानी एक साल में 24,000 ब्याज मिलेगा। x रुपये पे अगर 10% के दर से एक साल का ब्याज निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, और बाकी 3 लाख माइनस x पर 6%, यानी बैंक में उसको 6% मिलता है ना, 6% की दर से एक ईयर का जो ब्याज निकालेंगे वो इतना हो जाएगा, और दोनों ब्याज मिला के कितना हो जाएगा? ओवरऑल 24,000 रुपया हो जाएगा। दोनों ब्याज मिला के ओवरऑल 24,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, और x का वैल्यू आने के बाद हमको पता चल जाएगा कि डाकघर में कितना रुपया जमा किया गया। उसके बाद 3 लाख में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा बैंक में कितना जमा किया गया 3 लाख में से घटाने पे। उसके बाद क्या करेंगे, जो डाकघर का आएगा जो बैंक का आएगा उस दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यानी डाकघर और बैंक के जमा राशि का अंतर पूछ रहे हैं ना, तो अंतर निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड चला जाएगा। अगर हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से बनाना चाहें तब कैसे बनाएंगे? तब एलिगेशन का नियम ही इसको शॉर्टकट से बना सकता है। जैसे 3 लाख रुपये था, इसको भी रहने देते हैं, अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में जमा करता है, यानी कुछ रुपया डाकघर में जमा करता है, कुछ रुपया बैंक में जमा करता है। डाकघर में उसको कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 10%, और बैंक में 6% ब्याज मिलता है। ठीक है। उनकी मासिक आय अगर मासिक ब्याज जो उसका अगर 2000 था तो वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज उसका वार्षिक ब्याज 12 दूना 24,000, एक साल का ब्याज 24,000। तो यहाँ से दर निकाल लेंगे, ओवरऑल दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, यानी 24,000 गुने 100 बटा मूलधन 3 लाख गुने समय 1, क्योंकि एक साल का ये ब्याज है ना, तो समय 1, तो यहाँ से 3 0 2 5 0 कट जाएगा, तो 3 से कितना बार में कटेगा? 8 बार में, यानी ओवरऑल जो ब्याज आया उसका कितना आ गया? 8% आ गया, ओवरऑल ब्याज 8%। अब एलिगेशन का क्या नियम होता है? इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें से इसको फिर 10 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी उसके जो डाकघर और बैंक में जमा राशि का अनुपात था वो 1:1 था। यानी अगर 1 रुपया डाकघर में जमा कर रहा है तो 1 रुपया बैंक में जमा कर रहा है। जब दोनों बगल समान रुपया जमा कर रहे हैं तो उसका अंतर क्या हो जाएगा? 0 रुपया हो जाएगा। जब दोनों बगल समान रुपये, यानी यहाँ 2 रुपया जमा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 रुपया जमा कर रहा है, तो यानी दोनों जगह समान रुपया जमा कर रहे हैं। जब दोनों जगह समान रुपया जमा कर रहा है तो अंतर है 0 हो जाएगा। तो एलिगेशन से हम इस सवाल को शॉर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट, 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय सिलेंडर का आयतन। तो सिलेंडर कैसा होता है? बेलन का आकार का होता है, और बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर स्क्वायर बोले तो आर है 5, यानी 5 गुने 5, और ऊंचाई कितना दिया गया? 21 सेंटीमीटर दिया गया, यानी 7 से 3 बार में काटेंगे। यहाँ पे बहुत आदमी क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन करने लगेंगे। देखिए, जब भी मेंसुरेशन का सवाल आए उसमें पाई का मान रहता है, और पाई का मान क्या होता है? 22, यानी जो भी सवाल आएगा उसको 2 गुने 11, यानी 11 से गुना कर रहे हैं। यानी 11 का मल्टीपल अगर आपके पास ऑप्शन में एक ही हो तब आपको कोई चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसको 22 से गुना कर रहे हैं, यानी 11 से गुना कर रहे हैं। इन आंसर को अगर आप 11 से गुना करके ला रहे हैं तो जो 11 से कटना भी चाहिए, तो 11 से इसमें कौन कट रहा है? 5 1 6, 5 2 7, यानी ऊपर 6 आ रहा है, नीचे विषम अंक में 7 आ रहा है, ये 11 से नहीं कटेगा। अगर इसमें आते हैं तो 7 1 8, 5 1 6, ये भी 11 से नहीं कटेगा।
और इसमें आते 5 1 6 और 6 + 0 6, तो यानी 6 6 का अंतर 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बी लगा सकते हैं। मेंसुरेशन के सवाल में अगर 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में हो जिसमें पाई का यूज किया गया हो, तो वो डायरेक्ट आंसर लगा देना है, उसको उस सवाल को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट आते हैं, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और 40% बेचकर वो सभी संतरे का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे इस सवाल में बहुत लोग क्या करेंगे, एक्स मानने लगेंगे। एक्स को हमेशा के लिए भूल जाइए। अगर इस तरह का सवाल आए तो टोटल जो संतरा होगा वो 100 मान लेंगे, टोटल संतरा को क्या कर लेंगे, 100 मान लेंगे, और टोटल जो सीपी होगा सीपी को भी 100 मान लेंगे, यानी ताकि एक संतरा का क्रय मूल्य 1 रुपया आ जाए। अब टोटल संतरा 100 था और सीपी 100 था, क्या बोलते हैं 40% संतरा को बेचकर, यानी 100 संतरा में से 40 को बेचकर वो सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है, यानी 100 रुपया वो वसूल कर लेता है। ठीक है, सभी संतरा को 40% संतरा को बेचकर वो लागत मूल्य वसूल कर देता है। जैसे संतरा अधिक पकने लगता है तो वो कीमत कम कर देता है और शेष में 80% लाभ की पूर्व दर से आधे दर पर बेच देता है। देखिए, तो यानी अगर 40 संतरा को हम 100 रुपये में बेचें तो यानी 2.5 रुपये में एक संतरा को बेचें, 2.5 रुपये में एक संतरा को बेचें। अब जैसे ही संतरा अधिक पकने लगा तो 80% यानी शेष का 80%, 40 संतरा तो बेच चुके हैं, अब 60 संतरा बचा, इसका 80% कितना होता है, 48, 80% इसका 48 होता है। 48 संतरा को हम क्या किए, लाभ के पूर्व दर से आधे दर पर बेच दिए। अब यहाँ भी एक पॉइंट है, लाभ के पूर्व दर, यानी पहले लाभ का दर क्या था, 2.5 रुपये का लाभ हो रहा था, नहीं जैसे मान चलिए 1 मिनट, लाभ का पहले पूर्व दर क्या था, 40 रुपये का संतरा आप 100 रुपये में बेचे, यानी 60 रुपये का 60 रुपये आपको लाभ हुआ कितना पे, 40 पे गुने 100, यानी 4 से 25 बार में, यानी 25 छः के 150, यानी 150% लाभ पे आप पहले बेच रहे थे, 150% लाभ पे पहले बेच रहे थे। अब क्या हुआ कि ये 48 संतरा को लाभ के शेष में 80% को लाभ के पूर्व दर के आधे दर पे बेचता है, यानी अब 150% में नहीं बेचकर, पहले 150% बेचता था, अब 150% नहीं बेचकर वो 75% में ही बेचता है, तो इसका मतलब वो कितना बेचा, 175/100, यानी 25 से 7 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 12 बार में, यानी 12 सत्ते 84 रुपये में वो बेच दिया। शेष संतरा जब सड़ जाते तो उसे फेंक देता है, यानी बाकी संतरा को वो क्या किया, फेंक दिया। तो यहाँ पे टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपये यहाँ पे विक्रय मूल्य आया, 84 रुपये यहाँ पे विक्रय मूल्य आया, टोटल विक्रय मूल्य उसके पास 184 रुपये आ गया। टोटल विक्रय मूल्य 184 रुपये आ गया, यानी 100 रुपये में खरीदा था, 184 रुपये में बेचा, यानी 84% का लाभ कमाया। ठीक है, तो इस सवाल को अगर हम एक्स से मानेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसीलिए एक ही सॉल्यूशन है इसका, शॉर्टकट 100 मान के इस सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, 1998 में कंपनी जेड और 1996 में कंपनी वाई के उत्पादन के बीच का अंतर। 1998 में जेड, 1998 ये रहा, और जेड जो है वो काला वाला है, यानी 1998 में जेड है 40 लाख टन, ये जो दिया गया वो मात्रा जो है लाख टन में है, और 1996 में वाई, 1996 ये रहा और वाई बीच वाला है, यानी ये कितना है 25 लाख टन, 25 लाख टन, यानी इस दोनों का जो अंतर होगा वो 15 लाख टन का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 5 वर्षों के औसत उत्पादन में किस कंपनी का अधिकतम था, यानी 5 वर्ष में 1 2 3 4 5 है, इसमें से कौन सा कंपनी अधिकतम लाभ, मतलब अधिकतम बिक्री था उसका। अगर एक्स का लेते हैं तो एक्स का 30 45 25 50 40 है, तो 45 25 70 और 70 90 160 30 190, यानी इसका जो था वो टोटल उत्पादन 190 था, इसका टोटल उत्पादन कितना हो जाएगा 50 40 90 और 35 25 60 90 60 150 और 35 195, यानी y का जो था वो टोटल 195 था, इसका कितना हो जाएगा 35 45
80, 40, 120 और ये 170, यानी इसका जो था वो 190 था। यानी इसका योग ज़्यादा है तो इसका औसत भी ज़्यादा होगा, यानी कंपनी वाई का जो औसत है वो ज़्यादा हो जाएगा। जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा, तो यानी कंपनी वाई, सॉरी इसमें गलती हो गया जोड़ने में, 25, 35 ये हो जाएगा 60, 40, 100, 50, 180, 35, 185, ये 185 ही आ रहा है, ये 185 आ रहा है। तो यानी इस दोनों का जो योग है वो ज़्यादा है, यानी दोनों का योग ज़्यादा है और बराबर भी है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा वो, इसका आंसर एक्स जेड होगा। यानी कंपनी एक्स और कंपनी जेड का जो औसत है वो ज़्यादा है, क्योंकि योग ज़्यादा है तो औसत भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए कंपनी एक्स जेड, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1996 से 99 में कंपनी वाई के उत्पादन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। 1996 में कंपनी वाई कितना था, 25, और 1999 में, 99 में कितना था, 99 में 40, 25 से क्या हो गया, 40 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, 15 का वृद्धि हुआ, कितना में, 25 में, गुने 100, यानी 25 चौका 100, यानी 15 चौका 60% का वृद्धि हुआ। क्वेश्चन क्या है, 96 से 99 में वाई में वृद्धि, 96 में वाई में 25 था, ये 96 का हो गया, और 99 में वाई का 40 था, यानी 25 से 40 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 60% का वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1998 से 2000 में कंपनी एक्स का औसत, उसी अवधि में वाई कंपनी का औसत का अनुपात ज्ञात करें। यानी 98 से 2000 लेना है, यानी यहाँ से 98 से 2000 एक्स का और वाई का लेना है। एक्स का कितना हो जाएगा, 50, 40, 90, 20, 50, 40, 90 और 25, 115 हो जाएगा एक्स का, और कंपनी वाई का कितना होगा, 50, 40, 90 और 30, 90 और 35 है ना, तो 125 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 23 बार में, 5 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी 23:25। औसत अनुपात पूछ रहा था, अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों जगह 3 हट ही जाएगा, इसीलिए हम 3 से डिवाइड नहीं किए। नेक्स्ट आते हैं, जेड का उत्पादन वाई के उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम था। यानी जेड का उत्पादन वाई के उत्पादन का प्रतिशत, यानी जेड और वाई का जो उत्पादन का प्रतिशत था किस वर्ष अधिक था, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, 96, 98, 99, 2000, 97 को नहीं लेना है। 96 में कितना हो जाएगा, 35/25 गुने 100, 35/25 गुने 100 हो जाएगा। यहाँ पे वृद्धि ने अधिकतम ने पूछ लिया, कम अगर अधिक बोलता तो हम 10 अधिक है बटा 25 में गुने 100 तब लिखते, लेकिन यहाँ पे अधिक नहीं बोला, इसीलिए हम अधिक नहीं लेंगे। तो उसके बाद क्या है, 98 में जेड का उत्पादन 45 है, सॉरी जेड का उत्पादन वाई के उत्पादन का ना, और वाई का उत्पादन 35 गुने 100, और 98 में कितना हो जाएगा, 35/40 गुने 100, और 2000 में कितना हो जाएगा, जेड का उत्पादन 35 है, कितना में, 50 में गुने 100। यहाँ पे अधिकतम कहाँ पे आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, ये 5 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, 20 7 140, यहाँ पे 140% है। यहाँ से 5 से 7 बार में, 5 से 9 बार में, यानी ये कितना हो जाएगा, 90 है ना, 64, 13 7 91, यानी 13%, 130% के अप्रॉक्स में ये आएगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से 8 बार में, यानी 8 7 8 6 48, यानी ये 60% के लगभग में जाएगा। और ये काटेंगे तो 5 से 7 बार में, और ये 70% के लगभग में ही जाएगा। तो जो सबसे अधिकतम होगा वो, यानी ये कौन सा था, 1996 में, यानी 1996 में जो है वो जेड का प्रतिशत वाई के प्रतिशत का सबसे अधिकतम प्रतिशत था, यानी 113 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 16 व्यक्ति 7.5 घंटे काम करके उसी काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। हम लोग को पता है फार्मूला जो होता है M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा W1
बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बटा W2। जो भी इनपुट होता है उस सब को हम ऊपर लिखते हैं और जो भी आउटपुट होता है वो सब को हम लोग नीचे लिखते हैं। जैसे इनपुट आदमी लगाई वो हम लोग का इनपुट है, दिन भी इनपुट है, आवर भी इनपुट है, कितना काम करना है ये हमको मेरा आउटपुट है, इसीलिए वर्क को नीचे लिखते हैं। आदमी, दिन, घंटा, मिनट, सेकेंड सब ऊपर आएगा और काम जो है वो नीचे आएगा। यहाँ पे क्या बोला, 12 आदमी 8 घंटा काम कर रहा है तो 8 भी ऊपर जाएगा, 10 दिन ले रहा है, बराबर M2 D2 H2। यहाँ पे काम तो है नहीं तो काम से कोई मतलब नहीं है, अगर काम रहता तब काम से मतलब रहता। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 होते हैं। तो आदमी 12 8 घंटा 10 दिन, आदमी 16 7.5 घंटा यानी 15/2 घंटा, और कितना दिन मान लेते हैं कि x दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 2 से कितना बार में 8 बार में कटेगा, ये 8 से 8 कट जाएगा और ये 120 बता तो 15 8 120 कट जाएगा यानी x बराबर 8 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, माँ और उसके बच्चे यानी माँ भी है और उसका 6 बच्चा भी है, इसका जो टोटल आयु होगा वो कितना हो जाएगा, यानी 7 आदमी हो गया, 7 आदमी का औसत 12 है तो टोटल आयु 84 हो जाएगा। जब माँ की आयु शामिल न करते हैं तो औसत 5 वर्ष कम हो जाती है। इन जब हम केवल 6 बच्चा का औसत आयु देखते हैं तब क्या होता है, इसमें 5 वर्ष कम हो जाते हैं यानी 7 वर्ष हो जाता है। यानी 6 बच्चा का औसत आयु अगर 7 वर्ष होता है तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 7 6 42। अगर इसमें से हम लोग 6 बच्चा का आयु घटा देंगे तो माँ का आयु बच जाएगा, माँ का आयु कितना बचेगा, यहाँ पे 2 42, तो इसका आंसर होगा वो 42 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन x बराबर a साइन थीटा कॉस थीटा, ए को अगर हम काट के नीचे लाएंगे तो x बटा ए क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अगर हम b को काट के नीचे लाएंगे तो y बटा बी कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या पूछ रहे, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस सवाल को हम लोग बेसिक से भी तो बना सकते हैं, लेकिन इस सवाल को हम लोग बेसिक से नहीं बनाएंगे। इसमें एक तरीका जानते हैं, जब भी अलजेब्रिक वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को एक साथ कंबाइन करते हैं सवाल में, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का कोई मान रख देंगे, ठीक है, और उससे अलजेब्रिक वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में थीटा का मान 90 डिग्री रख लेते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री। तो x बाई ए क्या आ जाएगा, x बाई ए यानी साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 यानी 1 + 0 1 आ जाएगा, और y बाई बी क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन 90 1 और माइनस कॉस 90 0 यानी 1 - 0 1 आ गया, यानी x बाई ए अगर 1 आया तो x बाई ए का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और y बाई बी अगर 1 आया तो y बाई बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी 1 + 1 आंसर 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी अलजेब्रिक वैल्यू का और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जब भी दें तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का कोई भी मान रख के अलजेब्रिक वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वो मान हम इसमें पुट कर देंगे, यानी जो निकालना रहेगा उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप का एक सवाल और है, वो देख लेते हैं पहले। जैसे इसमें है m बराबर क्या दिया गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, m बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और n बराबर क्या दिया गया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, यानी अलजेब्रिक वैल्यू ये रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ये रहा। जब भी अलजेब्रिक वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का कोई मान रख लेंगे। यहाँ पे हम लोग थीटा का मान 90 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि जो सेक 90 होता है वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 90 का मान नहीं रख सकते। मान वही रखेंगे जिसका मान पॉसिबल हो। तो हम यहाँ के थीटा का जो मान होता है, हम लोग थीटा का मान वो हम लोग 45 डिग्री रख लेते हैं। थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर ये m क्या आ जाएगा, कॉस 45 1/√2 और साइन 45 1/√2, यानी टोटल 2/√2
परमीकरण करने पर ये √2 आ जाएगा। 2/√2 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। और n बराबर कितना आ जाएगा, सेक 45√2 और कोसेक 45√2, यानी n बराबर क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। जब थीटा का मान हम 45 डिग्री रखें तो m बराबर कितना आ गया, √2, और n बराबर कितना आ गया, 2√2। अब निकालना क्या है, n इंटू m स्क्वायर माइनस 1, n इंटू m स्क्वायर माइनस 1। तो n कितना दिया गया, मेरे पास 2√2 था, और m स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 1, यानी ये इसका जो मान आया वो 2√2 आ गया। यानी इसको सॉल्व करने पे 2√2 आया, तो ऑप्शन में भी 2√2 चाहिए, और ऑप्शन में 2√2 कहाँ पे मिलेगा, 2m में मिल जाएगा आपके पास 2√2। m का मान √2 है, m का मान क्या है, √2, तो अगर 2m निकालेंगे तो 2√2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देंगे अगर अलजेब्रिक वैल्यू और ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आए तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का कोई मान रख के अलजेब्रिक वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 117 पे। 1.7 का क्यूब, 3.9 का क्यूब, 5.6 का क्यूब। देखिए ये सवाल इतना ईजी है, अगर हम इसको बनाना चाहें तो 10 सेकेंड से भी कम समय में बन जाएगा। अगर e बराबर हम मान लेते 1.7 और b बराबर कितना दिया गया 3.9 और c बराबर कितना दिया गया 5.6, माइनस में, वो भी माइनस में। अगर ABC को आप जोड़ रहे हैं, ABC को अगर हम जोड़ते हैं तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.7, 3.9 यानी 5.6 माइनस 5.6, 0 आ गए। हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होता है, 3abc, ये फार्मूला होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होता है, 3abc, यानी इसका जो क्यूब होगा वो 3abc के बराबर होगा ना। 3 a के बदले में कितना 1.7, b के बदले में 3.9 और c के बदले में 5.6, वो भी माइनस में 5.6। ठीक है, अब बहुत लड़का क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगेंगे, इसको गुना करने लगेंगे। कभी भी गुना नहीं किया जाता है, इसको यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 39 में 3 का मल्टीपल है ना, 3 गुने 1.3, यानी हम देख लेंगे कि 3 का मल्टीपल और कहाँ पे हमको मिल रहा है। तो 3 का मल्टीपल अगर हम चेक करेंगे तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यानी 3, 8 से 12, 3, 15, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है ये ऑप्शन में, और 4, 1, 5, 8, 4, 12, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन खत्म। और इसमें 3, 2, 5, 4, 9, 8, 17, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म। एक ही आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन डी में है। तो कभी भी सवाल में गुना नहीं करना है, वहाँ पे मल्टीपल खोज के आंसर लगाना है। नेक्स्ट आते हैं, x प्लस वाई 4, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14, तो x और y का सही मान क्या होगा। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप हर सवाल को सॉल्व ही करें, कभी कभी हम लोग को ऑप्शन से भी चलना पड़ेगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया है, तो अगर हम ए नंबर ऑप्शन देखें तो 3, 1, 4 आ जा रहा है, यानी ये ऑप्शन का पॉसिबिलिटी है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे क्या x प्लस वाई 4 आ रहा है, नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। अगर हम इसमें देखें तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2, 2, 4 आ रहा है, यानी सी नंबर का ऑप्शन का भी पॉसिबिलिटी है, बी नंबर खत्म हो जाएगा। डी नंबर में क्या दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा क्या चीज़ दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14 दिया गया है, तो क्या 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करना है तो 10 ही आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास सी बचा, तो इसका आंसर होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 गुने 30 35 40 45 50 गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। एक इससे पहले एक हुआ था, एक सवाल हुआ था 1 गुने 2, यानी कंटिन्यूस संख्या रहें, ये अगर मान चलिए 100 तक या 25 तक जहाँ भी कंटिन्यूस संख्या रहें, उसका हम लोग कैसे बनाएंगे, वो सवाल हो चुका था पिछला वीडियो में। इस वीडियो में दूसरा सवाल है, यहाँ पे दिया गया है 5 गुने 10 गुने, यहाँ कंटिन्यूस संख्या नहीं है, शून्यों की संख्या निकालना है। देखिए अगर हम 5 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 5, 10, 1 शून्य आ रहा है ना, 5 को 2 से गुना कर रहे हैं, यानी अगर 1, 5 और 1, 2 आ जाए मेरे पास,
तो एक शून्य आ जाएगा, गुना करने पर एक शून्य आ जाएगा। जैसे अगर 25 को 4 से गुना कर रहे हैं, 25 को 4 से नहीं, अगर हम लिखें 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2, यानी 25 25 चौके 100, यानी 2 5 है और 2 2 है तो 2 शून्य आ रहा है, यानी जितना 5 जितना 2 रहेगा उतना शून्य आएगा। जितना 5 और जितना 2 रहेगा तो उतना शून्य आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 5 बहुत है, 5 बहुत है। अगर हम पता कर ले कि 2 कितना है तो हम शून्य की संख्या आराम से पता कर लेंगे। सबसे पहले जीरो को हटा देते, एक जीरो यहाँ है, दूसरा जीरो यहाँ है, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो है तो 5 शून्य तो आपको मिल ही जाएगा, 5 शून्य ऑलरेडी मिल गया। अब 2 कहाँ कहाँ पे, 1 2 यहाँ पे है और 4 में भी 2 2 आ जाएगा, 2 गुना 2 लिख सकते हैं 4 को, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। और फिर और कहीं पे मिल रहा है नहीं, यानी 2 2 मिल गया, यहाँ पे 1 5, 1 5 यहाँ पे और 2 5 यहाँ पे, यानी 3 2 और 3 5 भी मिल रहा है, यानी 3 शून्य यहाँ से आ जाएगा, 3 शून्य यहाँ से आ जाएगा, यानी 5 शून्य यहाँ आ गया और 3 शून्य यहाँ आ गया, टोटल शून्य की संख्या 8 हो जाएगा। पहले जितना शून्य था उसको पहले अलग कर लिए, यानी जो जो शून्य की संख्या था उस सबको अलग कर दिए, ये सब शून्य को अलग कर दिए तो 5 शून्य अलग हो गया। आप खोज लिए कितना 2 है, तो 2 2 कितना मिला 3 2, तो 5 तो बहुत है, 3 2 मिला तो 3 शून्य और आ जाएगा, यानी 5 + 3 8 शून्य टोटल संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसके सतह के क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी गोले की त्रिज्या पहले r था, अब क्या हुआ कि हम उसमें 2 सेंटीमीटर का वृद्धि कर दिए। अब गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r + 2 का स्क्वायर, यानी गोला का क्षेत्रफल, और पहले कितना था गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, और इस दोनों में जो अंतर था वो कितना आ गया 352 सेंटीमीटर आ गया, 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग 4 पाई कॉमन लेंगे, यानी 4 गुने 22/7 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या होता है r + 2 का स्क्वायर, r + 2 का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी 2 दूना 4r हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4 पाई तो कॉमन ले चुके थे तो -r स्क्वायर बच गया बराबर 352। यहाँ से कैलकुलेशन करके r का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये r स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये 22 से कटेगा, 11 से 2 बार में, और ये 11 से 3 बार में, और 11 दूना 22 32 बार में, 4 दूना 8 से 4 बार में। तो यहाँ पे 4 + 4r बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 गुने 4 28। तो यहाँ सब क्या निकाल सकते हैं 4r बराबर 24, यानी ये 4 उधर जाएगा तो 4 से 6 बार में, यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्या का अनुपात जो है वो 3:4 है, उनका महत्तम समावर्तक 15 है। अनुपात में महत्तम समावर्तक कितना हो रहा है 3 4 का महत्तम 1 आता है, और ये 1 का वैल्यू कितना दिया गया 15। तो संख्या का योग पूछा है ना, योग कितने अनुपात में 7, यानी 1 का वैल्यू जब 15 तो 7 का वैल्यू 15 सत्ते 105, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, यानी अगर किराया मूल्य अगर सीपी को अगर हम 100 मानते हैं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130 रुपये अधिक नियत करता है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। अब वो जो बेचता है अंकित मूल्य 130 था, इस पर 10% का छूट दिया, यानी 90% में बेच दिया। अगर 90% बेचा तो 13 नंबर 117, यानी 117 रुपये में बेचा तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी 100 रुपये में खरीदा 117 रुपये में बेचा, यानी 17% का लाभ हो गया। यदि किसी चक्रीय त्रिभुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1 3 4 के अनुपात में तो चौथे कोण का माप ज्ञात करें। जैसे कोई चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें से पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये रहा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में 3 कोण का मान ये x मान लीजिए, इसको 3x और इसको 4x। तो चौथा कोण का मान ज्ञात करना है, ये कोण का मान ज्ञात करना है।
तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का जो कोण होता है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है उसका जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये x प्लस 4x 5x आ गया। 5x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब 36 डिग्री x का मान आया तो ये 3x का मान कितना हो जाएगा 36 3 108 डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री ये 3x का मान। अब हम लोग को पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है 180 डिग्री होता है, यानी ये 108 डिग्री, तो बाकी बच गया 72 डिग्री, यानी ये जो कोण हो जाएगा वो 72 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 उत्तरोत्तर कोण, उत्तरोत्तर मतलब लगातार कोण, लगातार कोण का अनुपात 1 3 4 दिया था, यानी ये x तो ये 3x और ये 4x, और आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री, यानी 4x प्लस x यानी 5x बराबर 180, तो x बराबर 36, जब x बराबर 36 तो ये 3x बराबर 108, यानी ये 108 डिग्री, तो ये दोनों आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो यानी ये 72 डिग्री बच गया। नेक्स्ट आते 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी 25 कुर्सी का क्रय मूल्य जो है वो 30 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य को काट के नीचे ले आएंगे और ये 25 को काट के यहाँ ले आएंगे, तो इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 30 रुपये तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 25 रुपये। तो अगर 30 रुपये में खरीद रहे 25 रुपये में बेच रहे तो हानि होगा। हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि, यानी 5 रुपये का हानि बटा क्रय मूल्य 30 गुने 100, यानी 5 से 6 बार में 16 6 96 यानी 16.66%, यानी ऑप्शन नंबर ए। 100 बटा 6 आएगा यानी 16.66%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।